नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे और सबसे बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी में पूछताछ हुई। थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी पहले राउंड की पूछताछ खत्म कर उनके साथ हो गई है। राहुल गांधी अभी लंच के लिए घर आए हुए हैं। लंच के बाद दोबारा ईडी दफ्तर जाएंगे। राहुल गांधी से आज 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। कल 10 घंटे की ये पूरी पूछताछ हुई थी, 2 राउंड पूछताछ हुई थी और आज 4 घंटे की हो चुकी है। अब दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए लंच के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। कल भी राहुल गांधी से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी। हमने आपको डिटेल्स भी बताए थे, यानी दोनों दिन को मिलाकर राहुल गांधी से अभी तक नेशनल हेराल्ड केस में 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है जब ईडी की पूछताछ के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं ईडी दफ्तर में। दूसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी के सवालों का सामना हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज भी राहुल गांधी से काफी तीखे और सटीक सवाल ईडी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आज खासकर एजेएल के शेयर्स को लेकर राहुल गांधी से सवाल किए गए। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देखिए राहुल गांधी से आज क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। एजेएल के कुल कितने शेयर थे, ये पहला सवाल ईडी ने पूछा, क्योंकि आज जो पूरा जो पूछताछ है वो शेयर्स के ऊपर आधारित है। एजेएल के शेयर्स में आपने कितने रुपए में इन शेयर्स को खरीदा, ये सवाल पूछा गया। एजेएल के शेयर्स आपने 10 रुपए में खरीदे या फिर 100 रुपए में खरीदे। आपने एजेएल के कितने शेयर्स खरीदे, यानी संख्या कितनी थी उन एजेएल शेयर्स की। एजेएल शेयर्स की खरीद का भुगतान आपने किस अकाउंट से किया, आपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया या फिर किसी और फॉर्म में ये ट्रांजेक्शन हुआ। और ईडी दफ्तर से मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। कांग्रेस दफ्तर से जैनेंद्र कुमार लाइव जुड़ रहे हैं। और पहले मैं ओम प्रकाश तिवारी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए 4 घंटे की पूछताछ आज दूसरे दिन भी पूरी हो चुकी है और जैसा कि आप सुबह से ये जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं कि आज एजेएल के ऊपर पूछताछ हो रही है, डोटेक्स कंपनी के ऊपर पूछताछ हो रही है। अभी तक क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं ईडी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो राहुल गांधी से पूछताछ हुई है वो डोटेक्स कंपनी के मालिक जो उदय माहवर थे, उन्होंने जो बयान दिया था उस बारे में पूछताछ हुई थी और इसके अलावा शेयर पैटर्न को लेकर पूछताछ हुई थी। इस मामले में सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब खुल के नहीं दे पा रहे हैं। संभवतः या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर जैसा कि हो सकता है कि वो उस बारे में और ज़्यादा पता करके बताना चाहते रहे हों। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी से आज जो सवालात किए गए उनमें डोटेक्स कंपनी के मालिक उदय माहवर के बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया कि उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही ये कंपनी एक शेल कंपनी थी, उसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब उन्हें उनसे उदय माहवर के दस्तावेजों को दिखाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। फिलहाल राहुल गांधी आपसे 3:30 बजे के लगभग 3:23 पर यहाँ से लंच के लिए निकले हैं और लगभग 1 घंटे के अंदर यानी 4:30 बजे के अंदर उनके फिर से वापस पूछताछ के लिए आने की संभावना है। ओम प्रकाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी और ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। हम छोटे से नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो भी एक सीए को हायर करते हैं, फिर ये तो राहुल गांधी है, गांधी परिवार के उत्तराधिकारी, लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक होंगे, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में क्या सीए को इस पूछताछ में साथ आने की इजाजत होती है ईडी जब अमूमन इस तरीके की पूछताछ करती है? बिल्कुल इजाजत नहीं होती। इस मामले में जो आरोपी होता है उसको ही पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि आप रॉबर्ट वाड्रा का भी एग्जांपल इसमें ले सकती हैं। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लगातार 15 बार से ज्यादा पूछताछ की और हर बार रॉबर्ट वाड्रा अकेले ही पूछताछ के लिए आए। उनका कोई वकील या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछताछ के लिए नहीं आया उनके साथ। हाँ, ये बात जरूर है कि इस मामले में जो उनके लोग होते हैं उन्हें दोबारा अलग से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है जैनेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का वही हो हल्ला, वही हो हंगामा सड़कों पर देखने को मिला। क्या रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी? अगर ये सिलसिला पूछताछ का आने वाले कई दिन चलेगा तो क्या रोज हमें दिल्ली की सड़कों पर, देश की सड़कों पर यही मंजर देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस की रणनीति कुछ इसी तरह की है क्योंकि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता है पार्टी के और अगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे आपकी तो आवाज नहीं मिल रही है। उठेगा कि क्या कांग्रेस अब अपने सबसे बड़े नेता जी सुनाई दे रही है, बोलिए जैनेंद्र। क्या आप सुन पा रही हैं? जी जैनेंद्र बोलिए। जी
जी, निश्चित तौर पर हमारी जो बात हो रही है कांग्रेस नेताओं से, उनका साफ कहना है कि जब तक राहुल गांधी से पूछताछ चलेगी, जैसे आज दूसरे दिन की पूछताछ चल रही है, लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कांग्रेस लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी 2 मैसेज देने के लिए। पहला तो ये कि इस मामले में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कथित तौर पर, वो गलत है, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं लिया गया है। और वहीं दूसरा आरोप ये कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है राहुल गांधी से, क्योंकि वो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे जो है वो उठाते रहे हैं। और ये मुद्दा, ये बातें कांग्रेस मुखरता से शायद तभी कह पाएगी जब वो सड़क पर उतरे, और इसीलिए लगातार दूसरे दिन नेता सड़क पर उतरे हैं। कल और आज में फर्क यह है कि आज दूर दूर के थानों में हिरासत में रखा गया है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। बदरपुर, पालम, बसंतकुंज, काफी दूर ये इलाके हैं नई दिल्ली इलाके से। लेकिन जो लोग हिरासत में, इसके अलावा भी मेरठ, राजस्थान और आसपास, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं, जो प्रदर्शन बेशक नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें यह संदेश है कि अभी बने रहना है दिल्ली में। तो संकेत, जो आपका सवाल था, वो यही अंदरूनी रणनीति यही है कि जब तक पूछताछ का सिलसिला चलेगा, कांग्रेस लगातार सड़कों पर अपनी शक्ति दिखाती रहेगी अपने सबसे बड़े नेता के समर्थन में। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई ज्ञानेंद्र। इसका मतलब जो सरकार है, दिल्ली पुलिस है, वो पूरा ध्यान रख रही है कि कहीं कांग्रेस के नेता, कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित ना हो जाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आखिर रोका जा रहा है। अगर वो अपने नेता के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते तो कांग्रेस मुख्यालय पे इजाजत दे देनी चाहिए। आखिर क्या जवाब बीजेपी नेताओं का है इस बात को लेकर? देखिए, बीजेपी तो हमला कर रही है, बीजेपी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है गांधी परिवार पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर, और कांग्रेस कह रही है कि ये संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसमें 1 रुपया भी लाभ नहीं लिया गया। जहां तक आप कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, तो देखिए, हमें पुलिस प्रशासन का पक्ष भी समझना होगा। पुलिस जो है वो आकर के अपनी बात नहीं रखती, लेकिन उन्हें पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के तमाम चीजें देखनी होती है। नई दिल्ली का जो इलाका है, केंद्र सरकार यहां से चलती है, तमाम महत्वपूर्ण एजेंसियों के दफ्तर है, खुद कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है उसके ठीक सामने वायुसेना अध्यक्ष का आवास है, आईबी का दफ्तर है। तो ऐसे अगर प्रदर्शन बिल्कुल जैनेंद्र, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ये कोशिश भी है कि कांग्रेस इस बहाने से जो एकजुट होती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की जा रही है अपने नेता के नाम पर, उसको भी रोका जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि यह तो भ्रष्टाचार का सत्याग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी, ज्ञानेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब मातृभूमि में आगे बढ़ने का वक्त। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती का एक नया प्लान पेश किया है आज, और नाम है अग्निपथ, जिसे आज सीसीएस ने मंजूरी भी दे दी है। अग्निपथ के जरिए युवाओं को सेना में सेवा देने का पूरा मौका दिया जाएगा। पूरी योजना क्या है, इसका मकसद क्या है, सेना को क्या फायदा होगा, युवाओं को क्या कुछ मिलेगा, सब कुछ बताती है हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, अग्निपथ योजना से अग्निवीर बनने का मौका, देश के युवाओं को राष्ट्र की रक्षा का मौका, युवाओं के लिए बढ़ेगा रोजगार का मौका। सेना में भर्ती का सरकार ने लाया नया प्लान। देश की सेना को और ताकतवर और ज्यादा मॉडर्न और प्रोफेशनल बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और अग्निपथ योजना को मंजूरी दी गई। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान है, जिसका मकसद सेना में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना भी है। देश को इसकी पूरी जानकारी देने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा।
अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बल में शामिल किए जाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इसकी योग्यता क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, अब ये समझिए। योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 30,000 से 40,000 के बीच वेतन मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। योजना के मुताबिक 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा होगी, जिसमें 25% अग्निवीरों को सेना की सेवा के लिए चुना जाएगा, जबकि बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं होगी, एक मुश्त पैसा जरूर मिलेगा। योजना के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद नौकरी दिलवाने में सेना मदद करेगी। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिलने में आसानी होगी। सेना में नौकरी से प्रोफाइल मजबूत बनेगी। सरकार की सोच और मंशा है कि इससे सेना को करोड़ों रुपए की बचत होगी, वेतन पेंशन में भी पैसा बचेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। सरकार के मुताबिक अगस्त महीने से इसकी भर्ती शुरू हो जाएगी। पहले साल 46,000 अग्निवीरों का चयन होगा। ये तो खाली हुए जगह भर्ती करके पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, ये तो रूटीन है। खाली होता है तो दूसरा आता है। हर साल रिक्रूटमेंट करना चाहिए। विपक्ष के सवालों के बीच मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के अलावा भी नौकरी के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला किया है। अगले 1.5 साल में सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। खुद पीएमओ के ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है और इसे मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के ऐलान पर विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है। इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे? आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने? और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? तो अग्निपथ को सीसीएस ने मंजूरी दे दी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकर जानकारी दी। सेना के तीनों प्रमुख भी मौजूद थे। लेकिन अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवाकाल के दौरान कितनी तनख्वाह मिलेगी, यानी कितनी उनकी सैलरी रहेगी। पेंशन नहीं तो उसकी जगह रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा देने की बात सरकार कर रही है वो आखिर कितना होगा। तो हम आपको बता दें कि पहले साल जो अग्निवीर जो ज्वाइन करेंगे तो उनको 30,000 रुपए मासिक भत्ता यानी 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। जब वो दूसरे साल में चले जाएंगे तो यही तनख्वाह उनकी 3,000 रुपए बढ़ के 33,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। तीसरे साल में यही तनख्वाह बढ़कर 36,500 हो जाएगी। और 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और जब चौथे साल में यही अग्निवीर पहुंचेंगे तो 40,000 रुपए पर मंथ की उनकी सैलरी हो जाएगी। यानी 30,000 से शुरू करेंगे और 4 साल खत्म होते होते 40,000 तक पे वो पहुंच जाएंगे। अब अग्निवीरों का जो पेंशन फंड है, वेतन से जो कटौती होगी पहले साल में वो 9,000 रुपए होगी। यानी अगर आपको 30,000 की तनख्वाह मिल रही है तो आपके हाथ में 21,000 रुपए आएंगे और 9,000 रुपए उसमें सरकार जोड़ेगी। दूसरे साल में जब आप आएंगे, जब आपको 35,000 रुपए की तनख्वाह, तो 9,900 रुपए कटेंगे और 9,900 ही रुपए सरकार की तरफ से उसमें मिलाए जाएंगे। जब आप तीसरे साल में आएंगे तो यही जो कटौती है आपके वेतन में वो 10,950 रुपए की हो जाएगी और इतना ही पैसा सरकार के द्वारा उस पैसे में जोड़ दिया जाएगा। जब चौथे साल में आएंगे तो ये 12,000 रुपए वेतन से कटौती होगी और 12,000 रुपए का ही सरकार की तरफ से योगदान दे दिया जाएगा। अब जब 4 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपकी तनख्वाह में से कटी हुई जो जमा रकम होगी वो लगभग 5,02,000 होगी और इतना ही पैसा सरकार की तरफ से भी
जोड़ा जाएगा, यानी रिटायरमेंट के समय, यानी 4 साल बाद आपको जो टोटल पैसा मिलेगा वो 11,71,000 रुपए मिलेगा। तो अग्निवीरों का जो 4 साल का जो कार्यकाल रहेगा उसमें रिटायरमेंट के समय जब उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा तो वो सेवानिवृत्त किया जाएगा तो उनको 11,71,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 5,02,000 रुपए जो हैं वो उनके खुद की तनख्वाह में से कटे हुए पैसे होंगे, यानी सरकार उनको 5,02,000 रुपए देगी। तो 4 साल बाद सवाल बहुत है इस तरीके के ऑफर को लेकर कि ये कितना फायदेमंद रहेगा, कितना नुकसान रहेगा, ये एक अलग चर्चा है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखाई देने लगी है। पेट्रोल डिपो घाटे में 30% तक सप्लाई कम हो रही है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मानना है कि जो हालात बने हुए हैं उससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की और किल्लत हो सकती है। तो ये मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल में का जो संकट चल रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और भोपाल में लगभग 30% सप्लाई जो है वो घट गई है। इन दिनों देश के कई राज्यों में डीजल पेट्रोल की किल्लत हो रही है। जो पेट्रोल पंप हैं उनके डीलर्स का कहना है कि हमको सप्लाई कम हो रही है। इस विषय में असली हालत क्या है और क्या वजह है इस किल्लत की, हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी, हालात क्या हैं अभी? हालात ये हैं कि कंपनियों से सप्लाई कम आ रहा है और 2 कंपनियों से विशेष तौर से दिक्कत हो रही है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हमें जो डीज़ल बेचने में करीबन 28 रुपये लीटर का नुकसान हो रहा है। चूँकि हम डीलर हैं, हम बंधे हुए हैं, कंपनी हमें ऑयल पेट्रोल डीजल अगर देगी तब हम बेच पाएंगे। अभी हालात ये है कि 2 या 3 दिन में लोड हमारे डीलरों को मिल पा रहा है, 1-1, 2-2 दिन वो ड्राई हो रहे हैं। तो ये जो ड्राई हो रहा है तो हमको ये पता लगा कि कई पेट्रोल पंप पे बंद होने की नौबत भी आ गई है। हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है, 4 से 5 दिन का स्टॉक लेके हम लोग चलते हैं और ये क्राइसिस को 1 हफ्ता हो गया है। तो जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे ड्राई आउट पंपों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। ये भी पता लगा है कि जो डीलर से जो हैं आप लोगों को सप्लाई का उन्हें टाइमिंग कम कर दिया है। हाँ, डिपो जो पहले 7 बजे तक खुलता था वो अब 8 से 5 कर दिया है। पहले इन्हीं दिनों में, क्योंकि खरीफ की सीज़न है, सोयाबीन और धान की बोनी होनी है, तो इस टाइम तो क्या होता था कि जो हॉलीडेज़ होते थे, संडे है या और कोई हॉलीडे है, उसमें भी फुल वर्किंग रहता था और डेली 11 बजे तक डिपो खुले रहते थे। अब चूँकि कंपनियों को घाटा है तो उनने घाटा कम करने का यही तरीका अपनाया है कि जितना हम कम बेचेंगे उतना हमें कम घाटा होगा। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी पेट्रोल की कमी देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में करीब 2000 पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल है ही नहीं। जयपुर के 100 से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर इस वक्त आप अगर जाएंगे तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर पाएगा, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सप्लाई पूरी तरह रुकी हुई है, जिसकी वजह से जिन पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त पेट्रोल मिल रहा है वहाँ लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। अभी तक जयपुर में डीजल की ही किल्लत थी, लेकिन अब पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल भी खत्म होता दिख रहा है। एक ग्राहक इस वक्त पहुंचे हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेश शर्मा। जी राजेश जी, क्या करते हैं? मैं परचेज मैनेजर हूँ। जी, तो आपका काम दिन भर घूमने का है? यस सर। तो कितना घूमते हैं पूरे दिन में? करीबन 100 किलोमीटर सर। तो पेट्रोल लेने आए थे, यहाँ क्या कहा गया? यहाँ पेट्रोल ही नहीं है सर। कितने पेट्रोल पंप पर जाके आए? मैं सर 3-4 पे जाके आया हूँ। क्या कहा गया? पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं है, खत्म हो गया है। तो कैसे करेंगे आप अपना आज का? पता नहीं, अभी गाड़ी भी रिजर्व में लगी हुई है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गया। बड़ी प्रॉब्लम हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पे फिलहाल पेट्रोल मिल रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे? जाना पड़ेगा सर, क्या करें, मजबूरी में। दिक्कत तो हो रही है। कहाँ जाके आए आप? अभी मैं अजमेरी गेट पे गया था, आगरा रोड पे 2 पेट्रोल पंप पे आते टाइम भी मैंने घर से आया था, तब मैं पूछ के आया था, वहाँ पर भी नहीं था। नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से आम व्यक्ति परेशान हो रहा है, क्योंकि अब डीजल के बाद पेट्रोल की भी किल्लत हो रही है और स्थिति को सामान्य करना होगा तो पेट्रोल कंपनियों को, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको समन्वय के साथ अपनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। आईओसी अपनी तरफ से सप्लाई पूरी कर रहा है, लेकिन एचपीसीएल और बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम, इनकी सप्लाई लगातार कम बनी हुई है। और हम आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हमें मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना सुरक्षा बलों के साथ इस समय एक एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है इन सुरक्षा बलों ने।
और फायरिंग हो रही है दोनों ही तरफ से, जमकर ये फायरिंग चल रही है, आवाजें सुनने को मिल रही हैं। कुलगाम के मिशीपोरा इलाके में ये मुठभेड़ इस समय हो रही है। कांग्रेस से बगावत के बाद राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसे कुलदीप बिश्नोई। यह भी कहा कि मेरे और हुड्डा की लड़ाई के चक्कर में राज्यसभा चुनाव हार गए अजय माकन। तो राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसे कुलदीप बिश्नोई। राज्यसभा का चुनाव जो अजय माकन हारे, वो भी इसी लड़ाई के वजह से हारे अजय माकन। हुड्डा के दम पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती, ये कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करने वाले कुलदीप बिश्नोई ने एबीपी न्यूज से आज खास बातचीत की। ये कुलदीप बिश्नोई का ये पहला इंटरव्यू है। राज्यसभा चुनाव अजय माकन के हारने के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया, उन्हें कांग्रेस से निकाला भी जा चुका है, जिसमें बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसते हुए सुनाई देंगे आपको। और अजय माकन की हार पर भी कुलदीप बिश्नोई ने बातचीत की है। सुनिए हमारे सहयोगी जैनेंद्र सिंह की खास बातचीत। कुछ दिनों पहले हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। नतीजे जो आए वो इतने चौंकाने वाले थे कि कांग्रेस पार्टी को यह भरोसा नहीं हुआ कि उनके उम्मीदवार अजय माकन राज्यसभा चुनाव हार कैसे गए। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा की राजनीति के शायद सबसे बड़े पॉलिटिकल न्यूज मेकर, पॉलिटिकल हेवीवेट कुलदीप बिश्नोई साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप बिश्नोई साहब। आपसे बात करूंगा और मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी होंगे, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो मैं शुरू करूं सर, सबसे पहले आपका ये ट्वीट आपको रेफर करना चाहता हूं। आपने ट्वीट किया था जिस दिन आपने ये तय कर लिया था, इशारा कर दिया था, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ, हुड्डा साहब को सांप क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने किसी का नाम लेके तो नहीं बोला, लेकिन निसंदेह जब से हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया गया है, कांग्रेस पार्टी हमारी गर्त में जा रही। 2009 में इनको फ्री हैंड दिया गया, कांग्रेस के पूर्ण बहुमत नहीं आया। फिर 2014 में दिया गया, सरकार नहीं बनी। फिर 2019 में दिया गया, सरकार नहीं बनी। तो एक व्यक्ति जिसको बार बार लोग नकार चुके हैं, उसको अगर हाईकमान दोबारा चौथी बार फिर फ्री हैंड देना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसमें एक छोटी सी मैं एक कहावत आपको बताना चाहता हूँ। एक किसी बच्चे सबके अच्छे होते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ख़राब होता है। तो माँ बाप के पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, उस बच्चे को बेस्ट से बेस्ट टीचर लगा देते हैं उसके ट्यूशन के लिए, लेकिन बच्चे के नंबर फिर वही 40 के 40 कम के कम रहते हैं, क्योंकि ये खाली है। कितने से वही हाल हुड्डा साहब का है। लोग हरियाणा में नहीं चाहते हैं, आप कितने ही मौके दे दो, हुड्डा साहब अपने दम पे कभी सरकार नहीं बना सकते, ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। हुड्डा साहब का ये खाली है आपके? नहीं, मेरा मतलब कहावत से था कि लोगों में पॉपुलैरिटी नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बेटे के अलावा उन्हें कोई दिखता नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के लिए आनंद सिंह डांगी जी, जो बहुत बेहतरीन नेता हैं मैम के, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतने पॉपुलर नेता हैं, उनको हरवाने का काम करके ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने अभी गीता भुक्कल जी को वादा किया कि आपको बनाऊंगा मैं पीसीसी प्रेसिडेंट, वो खूब साथ लगी रही। अच्छी नेता है, विधानसभा में सबसे अच्छी वक्ता है, एंड मैं ब्रेन बैंक कहूँ तो गलत नहीं होगा। उनको भी लॉलीपॉप दे के उदयभान को उनको ख़त्म करना, क्यों? क्योंकि वो भी रोहतक की थी, डांगी भी रोहतक के थे। रघुबीर कादियान जी सबसे वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। अब मेरे इतना रिगार्ड है मेरे मन में उनके लिए, उनको भी कभी अपने गवर्नमेंट में मंत्री बने नहीं थे, क्यों? रोहतक पार्लियामेंट के हैं। अपने मेरा बेटा आगे से, मेरे बेटे से आगे ना निकल जाए। जब एक बाप धृतराष्ट्र बन जाता है तो उसका पतन और उसके परिवार का पतन निश्चित है। धृतराष्ट्र अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए तो आंखें राहुल गांधी की तो थी। राहुल जी ने भी तो आपसे जो वादा किया था, जहां तक बात चली है तो मुझे याद आता है कि आपको वादा भी किया गया था राहुल गांधी जी की तरफ से कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बार भी नहीं बनाया गया और आप मिलना चाहते थे, मुलाकात तक नहीं हुई। हाँ, देखिए, निसंदेह मुझसे वादे किए गए थे कि भाई अध्यक्ष बनाया जाएगा, और मैंने ये कहा था कि मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ, मैं रिजल्ट देना चाहता हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ। मुझे जंग जीतनी आती है, मुझे वोट लेने आते हैं, मुझे बड़ी रैलियां करनी आती हैं, लोगों पे दिलों पे राज करना आता है। मैंने प्रूव भी किया है। बीजेपी की सरकार, पिछली सरकार मेरे कि अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो मेरा रहा। तो मैंने राहुल जी को उस वक्त कहा था कि मैं अगर MLA MP बनना है तो मैं तो अपनी पार्टी हजका से बन ही रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट बनना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जिसको बनाना उसको बनाइएगा। तो मुझे वादे किए गए कि भाई ठीक है, वी विल यूज़ यू एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड विल गिव यू ए फ्री हैंड
और देखो आज आपके सामने वादा खिलाफी हुई आपके साथ? बिल्कुल पूर्ण रूप से। और अभी समय अब देखो 1 महीना मैंने लगातार वेट किया। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। अगर कोई सीनियर लीडर आपको मिलना चाहता है या कोई नॉर्मल कार्यकर्ता भी आपको जिसकी वजह से पार्टी को नफ़ा नुकसान हो सकता है, उसको तो भाग के मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जयनंद आपको क्या लगता है कि भाई इस तरह के डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन वोट अगेंस्ट जो इन्होंने किया उस पर मैं वही पूछने वाला था कि विश्नोई साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो आपकी राइवलरी है वो जग जाहिर है, वो भी हैवी वेट हैं, आप भी हैवी वेट हैं। जाहिर है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, पुरानी कहावत है। राहुल गांधी ने आपको मिलने का समय नहीं दिया, वो भी एक तरीके से एक मुद्दा है। लेकिन नुकसान तो आपने अजय माकन का कर दिया। आपने ना तो हुड्डा का नुकसान किया, ना राहुल गांधी का नुकसान किया। नुकसान आपने उस अजय माकन का कर दिया जो कहते रहे कि विश्नोई जी से तो मेरे 18 साल पुराने रिश्ते हैं। तो उस पर सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि वोट आपने अजय माकन को क्यों नहीं दिया? देखिए, आपकी बात सही है। अजय माकन से मेरा व्यक्तिगत मित्रता है और बहुत अच्छे नेता हैं और सुलझे हुए नेता हैं, और मैं वोट उनको देना भी चाहता था। वही एक कारण था कि मैं बार बार कह रहा था भी मुझे राहुल से मिलवा दीजिए। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, कांग्रेस हित की बात करना चाहता हूं, अपने हित की नहीं चाहता। क्योंकि जो फैसला कांग्रेस ने किया वो कार्यकर्ताओं से लेके नेताओं तक और वोटरों तक वो फैसला गलत मानते हैं सारे। तो मैं आपको मन से कहता हूं कि जब वो 30 सेकंड जो मेरा वोट डालने वाले थे, जब मैं वोट डालने वहाँ गया कि मुझे वोट कांग्रेस को नहीं देना, तो वो 30 सेकंड मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे, ये वोट खिलाफ दे के करके डालने वाले। लेकिन मैंने वोट, अजय जी इज़ अ कोलेट्रल डैमेज, अजय जी के खिलाफ वोट ना मैं 7 जन्म नहीं दे सकता, वो मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं हुड्डा कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। माई वोट वॉज अगेंस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माई वोट वॉज अगेंस्ट द रॉन्ग डिसीजन ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग पीसीसी प्रेसिडेंट। मेरा वोट उन लोगों के जिनको आशाएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मुझसे थी कि भाई ये गलत फैसला कांग्रेस हाईकमान ने किया है, हमारी आवाज़ कोई बन सकता है तो कुलदीप बने, उन लोगों के लिए मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट दिया। ये बताइए कि वादा खिलाफी की जो मैंने आपसे आपने कहा हाँ वादा खिलाफी आपके साथ हुई, मैं सीधे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी जिन्होंने आपको वादा किया था पीसीसी बनाने का, उन्होंने ये वादा खिलाफी आपके साथ क्यों की? बाद में ये लगा कि कुलदीप बिश्नोई से नहीं हो पाएगा या कि वो इन्फ्लुएंस थे? देखिए, मेरी अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि पार्टी ने दबाव में काम किया है, और जब कोई भी पार्टी दबाव में काम करती है मेरिट को छोड़ के, उस पार्टी का पतन निश्चित है। और हमारी पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, मैं गलत नहीं कह सकता। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, मैं उनको पसंद करता हूं। लेकिन फैसले एक के बाद एक गलत कर रहे हैं हम लोग। और जैसे पंजाब में गलत फैसला हुआ और अभी हरियाणा में गलत हो, कई स्टेटों में लंबी हो जाए, कई स्टेटों में गलत फैसले हुए। अगर जो लोग बार बार आपसे गलत फैसले करवा रहे हैं, अभी भी आप उन्हीं की बात करके आप फैसला फिर वही करते रहेंगे, तो आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से आ जाएंगे? तो ये निसंदेह राहुल गांधी जी को एक तो अपना थिंक टैंक बदलना पड़ेगा, और एक अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और एक जो लोग अपने स्टेट में महत्व रखते हैं मेरिट के आधार पे, उनको आगे लेके आना पड़ेगा। तभी कांग्रेस इस मेहमत मोदी, मेहमत बीजेपी से हम मुकाबला कर सकते हैं, वरना 2024 में आज की डेट में तो हम कहीं फाइट में नहीं है। बिल्कुल सर, ये सवाल लोग जानना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस, आपने कहा कि 30 सेकंड बहुत मुश्किल थे आपके जब आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और आप कह रहे थे कि कांग्रेस को आपने अपनी पार्टी बार बार अभी कहा है। अभी भी आप कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं क्योंकि कांग्रेस आपको सभी पदों से, सोनिया गांधी ने आपको हटा दिया है, और अब बात ये चल रही है कि पार्टी से सिर्फ इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपकी सदस्यता पहले उन्हें रद्द करानी है विधानसभा की, फिर पार्टी से निकालेंगे। तो अभी भी क्या कांग्रेस को आप अपनी पार्टी मानते हैं? और अगर पार्टी से आपको निकाला जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? बीजेपी में जाएंगे? आम आदमी पार्टी की भी चर्चा चल रही थी, या फिर से हरियाणा जनहित कांग्रेस एक बार फिर से नई पार्टी बनाएगी? देखिए, पहली बात तो सदस्यता रद्द कानूनी तौर पे मेरी नहीं हो सकती, ए। बी, अगर सदस्यता रद्द होती भी है तो बाई इलेक्शन से चौधरी भजनलाल परिवार कभी नहीं डरा है। हमने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सरकारों के विरुद्ध जीते हैं, जिसमें हुड्डा की गवर्नमेंट में 3 जीते, 1 चौधरी बंसीलाल की गवर्नमेंट। हम बाई इलेक्शन से नहीं डरते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न था अगले कदम की। अगला कदम, मैं कोई भी कदम उठाता हूं तो मैं अपने वेल विशर से पूछ के उठाता हूं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आप आते हैं, इतना घुमाइए मत ना, सीधे सीधे बता दीजिए बीजेपी या आम आदमी पार्टी? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं, मैंने फिर कहा कि मेरा फैसला मेरे कार्यकर्ता करते हैं, मेरे नेता करते हैं, क्योंकि वो मेरी बैकबोन है। अगर यही बात राहुल जी फॉलो कर लें तो कांग्रेस कहीं कहीं पहुंच जाए। बिश्नोई की अंतरात्मा क्या कह रही है? नहीं, मैं अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा मेरे कार्यकर्ता हैं, वो कहेंगे वही फैसला कर। बताइए सर, बीजेपी ऑप्शन है? ऑप्शन तो राजनेता के लिए सारा ही होने चाहिए, जिसमें सबका फायदा हो।
आम आदमी पार्टी ऑप्शन है? मैंने कहा सभी ऑप्शन है, आपको चारों मैंने बता दिए। आपकी राहुल गांधी से मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से आपने एक बड़ा फैसला लिया। पीछे आपकी मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मीटिंग हुई। हालांकि आपने कहा कि वो आपने क्षेत्र के काम की वजह से वो मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग के पीछे का पॉलिटिकल मैसेज ये देखा गया कि हो सकता है आपने बात कर ली है खट्टर साहब से और अब आपका रास्ता बीजेपी की तरफ है, और संकेत भी आप दे रहे हैं कि लोग भी आपसे कह रहे हैं कि सरकार में शामिल होइए, बेहतर काम होंगे। खट्टर सरकार कैसा काम कर रही है ये आप मुझे बताइए, शायद इस जवाब से आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, सरकार के बारे में कोई जवाब अभी नहीं दूंगा आपको। खट्टर साहब से जो मेरी मुलाकात थी वो प्योर पॉलिटिकल मुलाकात थी। मेरे को एक आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मुझे अपने लोगों के काम करवाने थे। जो अफसर लेवल के काम है मैं अभी करवा लेता हूँ, लेकिन कुछ बड़े 70 करोड़ का मुझे बजट लेना था। एक हमारे बारिश का पानी भर जाता है आदमपुर मंडी में, तो ऐसे बड़े काम के लिए मुझे सीएम को मिलना पड़ा, तो इसलिए मिला। उन्होंने मेरी बात को माना। अच्छे नेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री। पूछना चाहता हूं सर, एक तस्वीर आपकी आई थी वोटिंग से ठीक एक शाम पहले, एक ही फ्लाइट में आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ गए थे और आप रुके भी उसी होटल में थे जिस होटल में भूपेश बघेल रुके थे। हालांकि अब आप वोट दे चुके हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक ही फ्लाइट में गए, क्या ये स्ट्रैटेजी थी, क्या ये पूर्व नियोजित था कि आप और बघेल एक ही होटल में रुकेंगे, और शायद भूपेश बघेल ने आपसे मुलाकात भी की, बात भी हुई, थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ? नहीं, देखिए, हुड्डा साहब की मेरी मुलाकात अचानक हुई थी, क्योंकि चंडीगढ़ की फ़्लाइट कंफर्टेबल आफ्टरनून फ्लाइट थी, मैं भी आफ्टरनून फ्लाइट से गया था, तो हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, कोई बात नहीं हुई थी। प्लेन के अंदर हमारी मुलाकात जरूर हुई थी। मैंने कहा था, वो उन्होंने, क्योंकि हुड्डा साहब ने मुझे कहा था कि भाई एक और एक अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो निसंदेह कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और मैं उस बात से एग्री किया था मैंने उनसे। और भूपेंद्र हुड्डा ने भी, दीपेंद्र ने भी, दोनों ने कहा था भी एक पद आप रखिए, एक पद मैं रखता हूँ, तभी हमारा कॉम्बिनेशन बहुत डायनेमिक है। तो उसी वजह से उन पर विश्वास करके मैंने उस तरीके से जोर नहीं लगाया। तो प्लेन के अंदर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझसे बात कर रहे हो हुड्डा साहब, तो आपको कहीं ना कहीं मन में लगता नहीं है कि आपने मेरे यहाँ खंजर घोंपा है पीठ पे? क्या जवाब था? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बैठ के बात करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। बीच इंटरव्यू में आपने कहा था कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, पतन होता जा रहा है। आपको लगता है कि अगर कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो पार्टी इसी तरह आगे हो सकता है एकदम खत्म होने के कगार पे आ जाए? बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर अपना काम करने का नज़रिया, अपनी सोच का नज़रिया और स्पेशली अपनी थिंक टैंक टीम को अगर नहीं बदला गया तो कांग्रेस हैज़ नो फ्यूचर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई साहब, हरियाणा की राजनीति के, जैसा सबसे पहले मैंने बोला कि प्रोबेबली दी बिगेस्ट न्यूज़ मेकर, हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका ये मानना है कि जो वादे उनसे किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो वादे पूरे नहीं किए गए, और अगर कोर्स करेक्शन सही समय रहते नहीं किया जाता है तो कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा चैलेंज दिया है कि ये आरोप लगाते हुए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी को साथ लेकर के नहीं चलते, उनके कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है, और ऐसे में वो कांग्रेस को कभी भी स्टेट जिता करके नहीं दे सकते। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली कुलदीप सिंह बिश्नोई साहब। तो आशीष कुमार सिंह और जैनेंद्र के साथ ये खास बातचीत आपने कुलदीप बिश्नोई की सुनी, और साफ नाराजगी जो है कांग्रेस पार्टी से, आला कमान से, उसको भी उन्होंने शब्दों का रूप देकर खरी खरी कांग्रेस आला कमान को सुनाया। मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे, बात असम की करेंगे। असम के गुवाहाटी में कल रात से हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां इस वक्त नाव चलाने की नौबत आ गई है। बाढ़ की वजह से अभी तक एक शख्स की मारे जाने की भी खबर मिल रही है। और उधर शहर के बोरगांव इलाके के निजारा पार में एक पहाड़ी धंसने से 4 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। 2 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मानसून की बारिश हुई और बारिश के बाद हालात खराब। असम के गुवाहाटी से ये तस्वीरें मिल रही हैं। ये असम की राजधानी का हाल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल बारिश आती है और हर साल यही तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही। शाम 7 बजे भारत की बात में आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।